नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा। देश के जाने-माने संपादक प्रभु चावला साहब आप आज हमारे साथ हैं और हम लोग ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो है आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी तोड़-फोड़ हो गई और जो उसके कर्ता-धर्ता हैं उनको पता ही नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है और ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली का जो घटनाक्रम घटा है, जो जो राज्यसभा में 10 सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से 7 अब पार्टी के हिस्सा ही नहीं है। वो बीजेपी के साथ मर्ज करने की एप्लीकेशन डाल दी उन्होंने। और इसका ये माना जा रहा है कि इसका जो सीधा जो असर है, वो पंजाब में पड़ने वाला है। जो एपिक सेंटर है, उसका पंजाब है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ उथल-पुथल हो सकती है आने वाले दिनों में। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अगर उसने ठान लिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल पंजाब में कर सकती है और उनको ज़रूरत भी है कि वहाँ पर वो अपनी सरकार बनाए। एक गैर हिंदी भाषी जो पंजाबी सूबा है, वहाँ उनकी सरकार बनेगी तो वो निश्चित रूप से अपनी जो विस्तार की जो पॉलिटिक्स है, विस्तार का जो रास्ता है भाजपा का वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ प्रभु चावला साहब हैं, जाने-माने संपादक हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ रहे हैं, उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे हैं और इस समय न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और उनकी जो देश और दुनिया की तमाम मुद्दों पर उनकी पैनी नज़र रहती है। दिल्ली और पंजाब में जो घट रहा है, उस पर भी उनकी पैनी नज़र है। मैं प्रभु चावला साहब का स्वागत करूँगा सर अपने तमाम दर्शकों की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में। और सर आपसे सबसे पहला ये सवाल करूँगा कि ये जो दिल्ली का जो घटनाक्रम घटा है, आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी विभाजन हुआ है, वो भी अपर हाउस में, राज्यसभा में। पूरा 7 के 7 जो सांसद थे, जिनको उन्होंने सर आँखों पे बिठाया था, राघव चड्ढा हो गए, हरभजन सिंह क्रिकेटर हुए, वो जो मित्तल साहब हैं, जो लवली यूनिवर्सिटी के कर्ता-धर्ता मालिक हैं और तमाम दूसरे लोग, वो सारे चले गए छोड़ कर के। इस घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं सर आप? लखीर साहब, इसको आप एक बड़ी पिक्चर के ऊपर जाइए क्योंकि डिफेक्शन कराना जी। सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक नारा ये भी ला रहा है, विस्तार करो पार्टी का, विकास करो। और उसके लिए एक टूल किट उन्होंने 2014 से बनाई हुई है। टूल किट जी। ये है कि जहाँ पर उनके अपने लोग पार्टी नहीं बना सकते, वहाँ पर दूसरी पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए। असम से शुरू जी। किया, नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया उन्होंने, उसके बाद जेडीयू के लोगों को तोड़ा, कुछ उन्होंने जेडीयू जेडीएस के जो क्वाडा के पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर रेड वेड करा के छोड़ा है। तो हर जगह उनका ये रहा है कि जितनी भी रीजनल पार्टी हैं उनको तोड़ करके वहां पर अपनी पार्टी बड़ी नहीं हो रही तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करके आप अपनी पार्टी को वहां पर स्थापित करिए। पंजाब में वो शुरू किया, कांग्रेस को शुरू लिए, अमरिंदर सिंह को लिया उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद जाखड़ साहब को लिया, सिंह जाखड़ उनको अध्यक्ष ही बना दिया पार्टी का उन्होंने बीजेपी का वहां पर। और उसके बावजूद भी इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कुछ मिला नहीं बीजेपी को, उनका असर नहीं पड़ा। और वहाँ कांग्रेस के लोग भी ले लिए उन्होंने, अपने जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके जो पोता है वो मिनिस्टर को बना दिया उसको उठा करके। तो लंबी पिक्चर को आपको देखना होगा कि ये एक घटना अलग से नहीं है, ये सोच समझ के की गई है। इसको तोड़ फोड़ के अंदर राघव चड्ढा तो पिछले 1 साल से आप पार्टी में शारीरिक रूप से थे, मानसिक रूप से वहां नहीं थे। वो वहां तो लंदन में रहते थे या बॉम्बे में रहते थे या फिटनेस सेंटर में रहते थे या अपने दूसरे सवाल पूछते रहते थे। तो बाकी लोग जो हैं, अब मित्तल साहब जो हैं जिनको डिप्टी लीडर बनाया, इनको हटा करके वही डिफेक्ट कर गए क्योंकि उनके बाद रेड पड़ी। जैसे कि वो मित्तल लीडर बने, उनके यहाँ रेड हुई और 3 दिन बाद शामिल हो गए। इस घटना को देखेंगे तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी बातचीत लोगों से आजकल लोग कम बताते हैं, परंतु दूसरी पार्टी के लोग अभी भी बोल देते हैं। बीजेपी के लोगों को कुछ पता नहीं होता किसी एमपी को क्या हो रहा है, सिवाय ऊपर जो 2-3 लोग हैं उनके अलावा किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो घटनाक्रम बना है इसके पीछे वहां पर एक वाइस चांसलर एक और भी है जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। वो घटना में भी कभी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, अभी पीछे जो हुई थी कि कैसे वो बाहर जाते थे, उनके साथ एक वहाँ की उनकी चांसलर थी या कुछ और थी, इनको लेके साथ में जाते थे। उनका भी रोल रहा है इसके अंदर क्योंकि यूनिवर्सिटी में कंपटीशन हो रहा है। उसके अलावा पीयूष गोयल चेन्नई में थे, परंतु उनका आजकल रोल बहुत बड़ा है। पहले भूपेंद्र यादव करते थे या उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान करते थे, ये काम सारा का सारा आजकल पीयूष गोयल करते हैं। तो ये चाहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? पंजाब तो ऑब्जेक्टिव था, परंतु मेरी सूचना के अनुसार ये था कि इसको जो उन्होंने रूपरेखा देनी थी वो 30 की तारीख फिक्स थी। 30 अप्रैल को इन लोगों को डिफेक्ट करना था, परंतु 30 तारीख को इसलिए कि जब तक इलेक्शन खत्म हो जाते वेस्ट बंगाल के अंदर और तब उसके बाद ये करते।
अब इसकी भी दो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, दो एक्सप्लेनेशन है कि अभी क्यों किया। अभी इसलिए किया, एक कारण ये है कि कहीं बीजेपी को लगता है वेस्ट बंगाल अगर हम नहीं जीते तो हो सकता है जो डिफेक्ट करने वाले हैं उनके ऊपर, उनको बीजेपी के ऊपर जो उनकी रास्ता है, जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा, इसलिए नहीं आएंगे, इसलिए फटाफट करा दिया। जो दूसरा पहलू होने वाला था वो नहीं हुआ। परंतु ये टूल किट है जिसके माध्यम से बीजेपी जिन स्टेट में आगे इलेक्शन आने वाले हैं वहां पर या तो तोड़ के करेगी या नए लोगों को लाकर खड़ा करेगी, ये उसका एक हिस्सा है। और जो छोड़ के गए हैं उनका कोई जमीनी वहां पर कुछ नहीं है। अगर वोट मांगने जाएंगे तो उनको शायद 10 वोट किसी को नहीं मिलेगा। राघव चड्डा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे चुनाव, पहले आपकी टिकट पर हार गए थे बीजेपी से, परंतु इन सातों में से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात यह है कि जैसे पंजाब की हम बात कर रहे हैं कि पंजाब जो है एक एपिक सेंटर है पूरे घटनाक्रम का, और जब एपिक सेंटर भूकंप का केंद्र जो है पंजाब है, पंजाब में इनकी सरकार है, और वहां जो रिपोर्ट है कि वहां पर जो बड़ी पैमाने पर जो एमएलए थे जो मंत्री बनने के चक्कर में थे, 93 एमएलए आउट ऑफ 117, मतलब पूरी क्रांति आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ला दी। मुझे लग रहा है दिल्ली की तरफ वहां भी क्रांति आई। आपको क्या लग रहा है कि क्या आने वाले वक्त में ये जो 7 एमपी टूटे हैं और ये ज्यादातर इनका ताल्लुक पंजाब से ही है, क्या लग रहा है कि ये वहां सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी ये इलेक्शन ईयर में, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन और जो तमाम टोने टोटके होते हैं, जब आपके पास सत्ता होती है सेंटर की, तो आप सर तरह के करते हैं कब्जा करने का जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको क्या लग रहा है? भाई अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वही फैलाई जा रही हैं कि वहां की सरकार गिराने वाले हैं ये लोग। और ये भी कहे जा रहे थे कि अभी 7 आदमी पूरे हुए, इनकी कोशिश थी कि 8 आदमी पूरे कर लें, तो 10 में से 8 तैयार हो गए थे, परंतु उसके बाद सूचे वाला जो उनका नाम है संत जो है उन्होंने मना कर दिया, तो 7 ही रह गए। उनमें से एक टूटने वाला था, अगर 6 रह जाते फिर डिफेक्शन में आ जाते। अभी भी डिफेक्शन लॉ में आ सकते हैं क्योंकि पार्टी का मर्जर होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं होता। वो सवाल नहीं हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे वाइस चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से करते हैं। परंतु आपकी बात ये सच है कि ये एक वहां पर अफवाह है, पत्रकारों में भी है कि वहां पर 48 एमएलए तैयार बैठे हुए हैं जिन्होंने साइन भी कर दिए थे, परंतु 2/3 के लिए 67 चाहिए, वो नंबर उनका पूरा नहीं हो रहा है। परंतु इसमें कोई ये तो बात सबको पता है कि पिछले 1 साल से वहां पर कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरह से सरकार को गिराया जाए, वहां के एमएलए के तोड़ा जाए। अब बीजेपी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे वहाँ अकालियों के साथ, उनके साथ 50 साल तक उनके साथ अलायंस रहा, वो टूट गया पिछले साल 2 साल के पहले किसानों के इश्यू के ऊपर, पर दोबारा से बातचीत चल रही है कि हमारे को अलायंस में आना चाहिए क्योंकि पीछे वहां पर एक तीसरी पार्टी खड़ी होगी। पहले कांग्रेस, अकाली और बीजेपी के में होता था, अब आपने आकर के बीजेपी का एक्सपायर कर दिया और अकाली दल को 3 एमएलए के ऊपर ला के खड़ा कर दिया, तो वहां पर अकाली दल तो चौथी पार्टी बन गई, कांग्रेस दूसरी पार्टी बन गई। अभी भी कांग्रेस वहां पर खड़ी होती है, परंतु वहां पर सिख जट होने की, एक तो सिखों की मेजोरिटी होनी चाहिए, सिख ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी के पास कोई बड़ा सिख नेता नहीं है, हालांकि उन्होंने अमरिंदर सिंह को लिया पर वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उसके बाद भी अपना पुराने मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा जो अभी मंत्री बनाया उसको रखा गया वहां पर, और उसका कहना है कि हम तो पार्टी तोड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे। तो 227 की नागाह तो वही है, पर 227 में बीजेपी पिछले 50 साल के अंदर अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर पाई। उनके ज्यादा 17 एमएलए एक बार आए और 2 या 3 पे अटक जाते हैं, एमपी उनके 1 या 2 पर आते हैं। उससे पहले जनसंघ वहां पर बड़ी स्ट्रांग थी, जनसंघ के बड़े बड़े नेता थे, वो सारे निपट गए। तो नई पार्टी, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी की अकालियों के साथ कि आप बीजेपी खाली सिर्फ सेंटर के लिए यहाँ पर लड़ेगी, स्टेट लेवल पे अपना क्लेम नहीं करेगी। पर अमित शाह तो मोदी हर जगह अपनी सोचते हैं। अब उनको लगता है कि हमको अपनी पार्टी बनानी है, तो अपनी पार्टी के लिए बीजेपी के लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दूसरी पार्टी को ला करके एक बीजेपी खड़ी की जाए जिसके अंदर कांग्रेस के लोग हों, जिसके अंदर आपके लोग हों, उनको बनाकर के नेता, उनके माध्यम से वहां पर डायरेक्ट चुनाव लड़ा जाए। ये एक स्ट्रेटजी मेरे को दिखाई देती है। इसी तरह उन्हें सुनील जाखड़ को लिया, बाकी लोगों को लिया, काफी सारे अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर आधे से ज्यादा बीजेपी में हैं, वो या तो कांग्रेस से हैं या आपसे या अकाली दल से छोड़ करके आए हैं। बीजेपी के अपना कोई पुराना नेता एक भी दिखाई नहीं देता वहां पर, है कि नहीं है? मेरे को नहीं लगता बड़ा, जिसको बड़ा पद दिया गया हो, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, ये हमारा ओरिजिनल संघ का कार्यकर्ता है जिसको हमने बीजेपी का नेतृत्व सौंपा है, ऐसा कोई आदमी वहां पर है नहीं, दिखाई नहीं देता और फ्यूचर में भी दिखाई नहीं देता। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि हमारी पार्टी नहीं खड़ी हुई, दूसरे व्यक्तियों से लेकर के हम अपनी पार्टी को खड़ा करें, और 2027 के लिए इसको तैयारी अभी से शुरू की गई है, ये उसका ट्रेलर है।
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, देखो जनरल परसेप्शन में आपको भी पता है, हमको भी पता है, पब्लिक डोमेन में भी ये बातें हैं कि एक किस्म से अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी पार्टी का जो ताना-बाना अन्ना आंदोलन में रचा गया था, उसका सीधा एकमात्र पर्पस था जो कांग्रेस का है उस गुब्बारे की हवा निकालना, और उन्होंने हवा निकाल भी दी। और एक पार्टी को मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो भी आरोप लगाए, वो अल्टीमेटली डिस्क्रेडिट हो गया और सरकार वो पार्टी चुनाव हार गई। आपको क्या लग रहा है कि ये जो झगड़ा, ये जो आपकी किरकिरी बन गए, सारे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, 4-4 नेताओं को जेल में डाल दिया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे तमाम तरह के जो कोर्ट में भी प्रूव हो गए कि साहब कोई आधार ही नहीं था। उसके बाद सुना है मेरे को कि ये इंडिया अलायंस से भी ये अलग हो गए थे, और उसमें सुना है कि कोई डील हुई है। तो ये जो रिलेशनशिप है, लव एंड हेट रिलेशनशिप, इसका कोई एग्जिस्टेंस दिखता है आपको? कोई फाइनल लाइन, कोई सिल्वर लाइन दिखती है आपको जिसका झगड़ा हो गया? भाई केजरीवाल ने इतिहास तो क्रिएट किया, एक पार्टी खड़ी की, पहली बार में एक धुरंधर मेजोरिटी लेकर के आ गए, 70 में से 167 सीटें पहली बार लेकर के आ गए। उसके बाद दोबारा भी जीते, तीसरी बार भी जीते, पर उसके बाद हार गए। पढ़ी बुरी तरह से नहीं हारे, पर फिर बन गए। पंजाब में पहली बार लड़े और 93 सीटें लेकर के आ गए, अपने आप में ऐतिहासिक डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में क्रिएट की। तो उसकी वजह ये हो कि केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लग गए। ये ऐसी टीम नहीं बना पाए, वो टीम जो भी बनाए वो अवसरवादी लोग आ गए, जो पुराने आइडियोलॉजिकल थे, जिनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो एंटी कांग्रेस भी थे, एंटी बीजेपी भी थे, उन लोगों को एक एक करके सारे बाहर छोड़कर चले गए। अब जो बच्चे हैं उनकी कोई विचारधारा है नहीं। संदीप पाटिल जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अमेरिका से पढ़ के आया, ये जितने भी लोग हैं विदेशी पढ़ करके आए हैं, उनके पास अपने संसाधन है। संदीप पाटिल समझदार आदमी थे, वो भी उनके पास सारा डेटा था। पंजाब के सारे कैंडिडेट राघव चड्डा संदीप पाटिल ने चुन करके चुने थे, उनके पास सारा कुछ है। उसका प्रयोग बीजेपी के लिए आ सकता है। जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप कार्यकर्ताओं के बारे में है, कौन कार्यकर्ता कहाँ पर है, क्या नहीं है, किस जाति का है, सब डेटा ये बना बनाया संदीप पाठक के लैपटॉप में होगा, जो बीजेपी के लैपटॉप में चला जाएगा। उसका फायदा तो होगा। परंतु केजरीवाल ने अपने आप को एक टीम लीडर नहीं बनाया, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझने लग गए। तो रीजनल पार्टी छोटा सा प्रदेश है, परंतु ये देखिए कि पहली पार्टी है जिसने 10 साल पहले शुरू किया काम, और 6 नेशनल पार्टियों में से एक नेशनल पार्टी बन गई स्ट्रेटेजी के माध्यम से। पुरानी नेशनल पार्टी खत्म हो गई, मायावती खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, मायावती नहीं बनी, ये नेशनल पार्टी बन गई। इसके पीछे उनको लगा कि मैं तो नेशनल लीडर हूँ, तो अपने घर की बात नहीं बचा पाए। संजय सिंह जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे विचारक हैं, भाषण धुआंधार करते हैं, फिर वो समझा वो लीडर है वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर, वहां पर जाकर के उनको पता नहीं उनके साथ एमपी छोड़ के चले जा रहे हैं। मतलब वो भी नेता ऐसे है जो अपनी पार्टी के नेताओं के टच में नहीं थे, ऐसा लगता है ना, नहीं तो छोड़ के जाते। अगर आप लीडर हैं तो अपने सीनियर लीडर जितने हैं उनके साथ बैठ के बात नहीं करते, तो कभी ना कभी तो भागने आएंगे वो। तो ये पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है। और बीजेपी ये चाहती थी कि ये एक रीजनल लीडर जो दिल्ली में उनको चैलेंज कर रहा है, जो पंजाब में उनको चैलेंज कर रहा है, और गुजरात में चैलेंज कर रहा है, कि गुजरात में इलेक्शन है कल, जितनी भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, 15 कॉर्पोरेशन है, कुछ नगर पालिका है, जिसके अंदर आपका बड़ा जोर है। तो ये भी एक अटेम्प्ट था कि गुजरात के अंदर अमित शाह मोदी जहां से आते हैं, वहां पर कहीं अगर सेटबैक बीजेपी को आपने दे दिया तो सारे देश के अंदर हेडलाइन बनेगी कि 15 में से 4 कॉर्पोरेशन जीत गई, आप 15 में से 2 जीत गई, और नगर पालिकाएं जीत गई, इतने बन गए। ये हेडलाइन बनने की बात थी। अभी तो हेडलाइन ये बन गई कि इनकी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां पर वर्कर्स में, वोटर्स में होगा ये तो सिंकिंग पार्टी है, डूब रही है, इसको वोट क्यों दे, ये भी असर किया जा सकता है। तो इसके मायने बड़े स्पष्ट हैं कि एक तो वेस्ट बंगाल में मैसेज देना कि आप पार्टी का कुछ नहीं है, ये गई भी नहीं वेस्ट बंगाल, हालांकि तमिलनाडु में गए थे, 2 दिन रहे, रोड शो में पार्टिसिपेट किया। परंतु आपने जो कहा कि ये अपने आप को एक बड़ा लीडर बनने लग गए थे, जिसकी वजह से इनको अपनी पार्टी से जो एक कनेक्शन होना चाहिए था वो टूट गया। कभी मीटिंग नहीं करते, तो एक आइडियोलॉजिकल नहीं है। वो घर के चक्कर में रहे पहले कि मैं घर बड़ा नहीं लूंगा, फिर कंट्रोवर्सी पड़ गए, कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी। तो इसकी वजह से अब केजरीवाल को अपना अस्तित्व बताने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी का ऑब्जेक्टिव यही है, न केवल पार्टी खत्म करना, पर केजरीवाल लीडर ये मिथ है, रियलिटी नहीं है। ये एक बबल वो था, लिफाफा था या गुब्बारा था जो फट गया। नहीं, इसमें सर इसमें एक चीज और भी तर्क दिया जा रहा है प्रभु जी, कि लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टीज हैं, इन सारी रीजनल पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी वीक करना चाहती है, हराना चाहती है, ताकि उनको लगता है कि कांग्रेस रहे सामने
और कांग्रेस को हराना फिर सरल रहेगा। ये जो छोटे-मोटे कारतूस हैं, इन सारे कारतूस को एक साथ एक बोरे में बंद करके आप कहीं फेंक आओ। तो इस पॉलिसी पर, इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी चल रही है। और जितना भी ये जो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव हो, जो रीजनल पार्टी, इवन डीएमके, डीएमके के खिलाफ तो बहुत एग्रेसिव डीएमके और इनके बीच में काफी मार थी तमिलनाडु इलेक्शन में, आपने देखा, हमने देखा। तो इनको ये लग रहा है कि ये रीजनल पार्टीज को, ऐसा लगता है आपको कि रीजनल पार्टीज इनकी टारगेट है ताकि उनको खत्म करके केवल कांग्रेस रह जाए, ताकि उसको आने वाले टाइम पर उनको हराना सरल हो जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। रीजनल पार्टी ने महाराष्ट्र से शुरू करी है, उन्होंने पहले एनसीपी को तोड़ा, उसके बाद शिवसेना को तोड़ा, अब दोनों को हजम करने की बात चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को पहले बनाया। देखो, देवेंद्र फडणवीस पहले चीफ मिनिस्टर तोड़ा उसको, वहाँ का शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया, जब बाद में इलेक्शन हुआ था आपने उनको हटा दिया। ऐसे ही बिहार में किया, नीतीश कुमार के साथ 10 बार वो मुख्यमंत्री बने, 7 बार बीजेपी के समर्थन से बने, अब उन्हीं को हटा करके अपना चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसी तरह उन्होंने देवगौड़ा के साथ किया, वहां पर उनके बेटे को मंत्री बना दिया, अपने उनकी छोटी पार्टी खत्म होने वाली थोड़े दिन के अंदर। इसी तरह आप देखते जाए, बादल के साथ किया, उनके साथ भी ये किया, उनकी पार्टी 3 एमएलए पर आकर के उनकी पहले बार इतिहास के अंदर 3 एमएलए उनके पास हैं। तो अगर एक ही एमपी है, 2 एमपी है, 2 ही है या एक है, उसके अंदर उनकी बेटी खुद जीत करके आई थी। तो जो आपका जो कहना है कि रीजनल पार्टी, इसे आसाम के अंदर भी यही कर रहे हैं। आसाम के अंदर कांग्रेस को तोड़ा, उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बन गया। त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस ही जा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अगर आप देखेंगे कि इनके लगभग 1600-1700 एमएलए हैं, उसमें से 300-400 तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री 4 उसमें से दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं रीजनल पार्टी को तोड़ करके, मैंने पहले शुरू में कहा कि उद्देश्य यही है कि हम सारे राष्ट्र की पार्टी तभी बन सकते हैं जहां हमारे लोग नहीं हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ करके, इनके पास साधन है, सत्ता है, आप कुछ ना कुछ बांट सकते हैं। तो इसलिए आपके साथ जुड़ने के लिए तो यार केंद्र सरकार आपके पास है, 14 आपके मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ भी दे सकते किसी को भी। तो जो इनके पास साधन है उसके माध्यम से ये दूसरी पार्टी के नेता जो अपने दम पर जीत सकते हैं। क्यों अभी लोकसभा के इलेक्शन में तो मोदी के दम पर जीतते हैं, तो लोकल इलेक्शन तो लोकल नेता के बल पर जीते जाते हैं। इसलिए लोकल नेता या दूसरी पार्टियों की जो चुनाव खुद जीतते हैं और जितवा सकते हैं, उनके ऊपर उनकी नजर है, वो तोड़ करके ला रहा है। जैसे शुभेंदु अधिकारी को लेके आए, बिस्वा को लेकर के आए, ऐसे और भी लोगों को आते हैं। साउथ में अभी तक यही कर पा रहे हैं क्योंकि साउथ में काफी वहां पर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ज्यादा है। एआईडीएम के साथ उन्होंने किया, पर एआईडीएम को तोड़ नहीं पाए। उनकी काफी कोशिश की उनको मर्जे करके बात करें, उनके 27 सीटों पर वो अटक गए, ज्यादा सीटें उन्होंने नहीं दी। तो साउथ को छोड़ करके बाकी देश के, जैसे पीडीपी के साथ सरकार बनाई उन्होंने, पीडीपी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कांग्रेस है। तो इनका ये है कि जो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, उनको हजम करके उनके वोट अपने साथ आए ताकि इनका शेयर बढ़ता है। ये एक उनका नेचुरल प्रोग्रेशन है कि राष्ट्र की पार्टी कैसे बनना है। पहले 5 प्रदेश, फिर सारा देश, अब पहले 5 प्रदेश नहीं, अब सारे देश की बात चल रही है। जो रह गए छोटे छोटे देश, उसके अंदर कब्जा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। ये जो 5 स्टेट का, मतलब आपका ये कहना था, जैसे आपने पहले बताया कि ये पहले इंतजार करने के चक्कर में कि 29 तारीख को सारा वोट हो जाएगा पश्चिम बंगाल का सेकंड फेज का, और उसके बाद 3-4 तारीख के 4 तारीख मई को रिजल्ट निकल आएगा, उसके बाद ये ऑपरेशन करेंगे। तो लेकिन इन्होंने टाइमिंग पहले शिफ्ट कर ली, जो 20 दिन बाद करनी थी तो 20 दिन पहले, 15 दिन पहले शिफ्ट कर ली, ताकि एक नैरेटिव ऐसा विकसित किया जाए, बीच में हेडलाइन भी छपती रहेंगी अखबारों में कि एक पंजाब भी कैप्चर करने वाला है। तो ये इसके पीछे क्या लग रहा है, ये डरे हुए हैं कि 5 स्टेट में इनको बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, आप रिटेन करेंगे असम, बंगाल में आप कमजोर पड़ रहे हैं ममता के आगे, मतलब कोई पक्का नहीं है कि आप कुछ वहां सफल हो पाएंगे। ऐसे डीएम के तमिलनाडु में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केरल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पुडुचेरी में आपको छोटा सा स्टेट है 30 असेंबलीज का। तो आपको लग रहा है कि कोई असुरक्षा है बीजेपी के मन में? तो ये कि इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि जल्दी क्या थी, क्योंकि ज्यादा लोग अगर आप जीत जाते, आसाम भी जीत जाते, वेस्ट बंगाल भी आपके जीत जाते और एआईडीएम की सरकार आपकी तमिलनाडु में बन जाती, तो बहुत बड़ा रिजल्ट आता है कि देखो बीजेपी का जो है सूर्यास्त नहीं हो रहा, सूर्य उदय हो रहा है सुबह से और दोबारा चढ़ रहे हैं और काफी दिन का चढ़ रहा है। ये एडवांस करना, इसके दो मैंने आपको बताया कि कुछ एमपी तैयार हो रहे थे, बाद में मुकर ना जाए इसलिए उनको जल्दी करना पड़ा। पर एमएलए जो इकट्ठे किए थे उन्होंने 48 के बाद 67 की संख्या नहीं पहुंची, तो बाकी सबको लीकेज हो गया, तो
मान साहब एक्टिव हो गए वहां पर, तो तोड़ दिया। परंतु दूसरा इंटरप्रेटेशन ये है कि इनको लगता था कि अगर हम हार गए तो ये जो आ रहे हैं साथ, कि बीजेपी को भी मेजोरिटी ऑलमोस्ट हो गई राज्यसभा के अंदर, पहली बार हुई 125 के लगभग सीटें इनकी, अभी 115-14 हो गई हैं, 125 इनको चाहिए, तो कोशिश करने की कोशिश 2/3 मेजोरिटी की भी चाहिए। अगर इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बड़ी करनी है, लोकसभा में लगभग 2/3 इनके हैं, 335 हैं, इस बार नहीं मिले उनको, दूसरी बात है। परंतु उनको लगता है कि अगले पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कोई ढांचा संविधान का बदलना है, तो राज्यसभा के अंदर और लोकसभा मिलाकर के दोनों में 2/3 तो होनी चाहिए, तो उसकी तरफ भी एक कदम हो सकता है। अब जब बाकी चुनाव होने हैं उसके अंदर राज्यसभा के चुनाव इनके होंगे, जैसे यूपी का चुनाव होगा, पंजाब का चुनाव होगा, आपका राजस्थान मध्य प्रदेश अगली लोकसभा से पहले होंगे, उसमें जो राज्यसभा के चुनाव यूपी उत्तराखंड पंजाब तीनों एक साथ, इसमें से 30-40 MP बीजेपी की रिटायर होंगे, उनको दोबारा लाना पड़ेगा। तो एक लंबी है 2029 के बाद का जो है उसके अंदर किस तरह का ढांचा संविधान का होगा, उसकी तरफ भी बीजेपी बढ़ सकती है और अपना पूरा कब्जा बनाने के लिए संवैधानिक परिवर्तन जो चाहिए वो कर सकते हैं। जी जी जी, मैं आखिरी सवाल प्रभु जी आपसे जानना चाहता हूँ चंद सेकंड में, कि जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि भाई पंजाब को कैप्चर करना है। अब अगला जो इनका टारगेट है, यूपी तो इनकी जेब में है, उत्तराखंड भी जेब में, पंजाब अब जेब में नहीं है तो उसको जेब में लाना है, तो उसके लिए सारा सामान जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि पंजाब की जो बड़ी सेंसिटिव पॉलिटिक्स है, आपने तो इतने साल पंजाब कवर किया और पंजाब से आप कनेक्टेड भी हैं बहुत अच्छे से, क्या लग रहा है कि जो पंथिक पॉलिटिक्स है पंजाब की, जो जट सिखों की पॉलिटिक्स है और जो गुरुद्वारों की जो राजनीति है, तो वो हिंदुत्व की राजनीति और पंथिक पॉलिटिक्स, क्या ये आपस में इतना घुल मिल जाएंगे ये कि वहां जय श्री राम हो जाएगा पंजाब में? ऐसा लग रहा है आपको हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का मेल मिलाप? पंजाब को आपने ठीक कहा, वहाँ पर जो पंथिक पॉलिटिक्स है थोड़ी कमजोर हुई है वहाँ पर। ये लगता है कि वो पंथिक जो नेता हैं वो सारे, हालांकि वहाँ पर कई एक्सट्रीमिस्ट लोग दोबारा से खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर नशाबंदी बहुत तरीके से है, पर मान ने जो हैंडल किया उसको लगता है लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब नहीं जितनी प्रचार किया जा रहा है। परंतु वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी वीक है, वहाँ पर काफी कंट्रोल हो रहा है। परंतु जो जट सिख पॉलिटिक्स जो है, जट के अलावा दलित पॉलिटिक्स काशीराम ने वहां से शुरू की थी। दलित पॉलिटिक्स बहुत अच्छी कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस ने अपनी दलित को मुख्यमंत्री बनाया 1 साल पहले, चुनाव हार गए, वो खुद भी हार गए दलित चीफ मिनिस्टर। परंतु इसलिए वहां पर केवल अपर कास्ट का जाट ही सब ले, क्योंकि उनके पास धन भी होता है, साधन भी होते हैं, उनका मसल पावर, मनी पावर सब कुछ होता है। तो दलित जो अब पंथ पॉलिटिक्स है उसको दलित पावर न्यूट्रल कर देती है, और दलित की अभी भी सारी सपोर्ट कांग्रेस के पास है या आपके पास थी। जो आप वोट लेके गई थी वो सारे कांग्रेस से ट्रांसफर हुए थे और बीजेपी के खत्म ट्रांसफर भी हुए थे, सबसे ज्यादा वोट उनके सब हर पार्टी से मिले थे। परंतु मेजर चेक जो आया था वो कांग्रेस का उनके पास गया था। तो इसलिए वहां पर पंथिक पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं है, क्योंकि अकाली लीडरशिप भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है। पर जो अपने बादल साहब का बेटा है उसके बेचारे ने अभी तक कुछ खड़ी बड़ी पार्टी कर नहीं पाया, जो सब नेता छोड़ के उनके साले साहब जो हैं वो उधर एक्टिव रहते हैं, उनकी वजह से पार्टी चल रही है, पैसा भी बहुत है। परंतु अकाली दल के अंदर कोई भी आइडियोलॉजिकल लीडर, ऑल्टरनेटिव लीडर खड़ा नहीं हो रहा, जिसकी जनता बीजेपी को है कि अकाली दल थोड़ा मॉडरेट है, पंथिक से अलग हट करके है। अगर वो कमजोर पड़ती है तो वहां पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट स्ट्रांग हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस में जो लिबरल एलिमेंट हैं, आप में जो लिबरल एलिमेंट हैं, एक थर्ड ऑप्शन लगाकर खड़ा किया जाए, जो आपके जो लोग खड़े हुए हैं उनके खिलाफ और अकालियों के जो लोग हैं उनके खिलाफ कांग्रेस से सीधी टक्कर की जाए। तो बीजेपी कांग्रेस बाकी पार्टियों को एलिमिनेट करके कांग्रेस के खिलाफ दोनों नेशनलिस्ट खड़े होकर के, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नेशनलिस्ट दलित और बीजेपी नेशनलिस्ट हिंदुओं की पार्टी, इन दोनों के बीच में टकराव होगा तो वहां पर एंटी नेशनल फोर्सेज जो हैं कमजोर पड़ेंगी। ये उनका एक आइडिया है जिसके पीछे वो चल रहे हैं। उसमें सफल होंगे नहीं होंगे ये दूसरी बात है, कि जो आपके एमएलए जो हैं 93 में से 50-60 ऐसे लोग हैं जो बड़े लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिनको पहली बार टिकट दी गई, खड़े हुए, जीत गए अपने पॉपुलर नेम पे, उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, करप्शन चार्जेस जिनके पास थे वो मिनिस्टर वगैरह किए थे, वो मान साहब ने आते निकाल दिए, जैसे चार्ज बना उन्होंने निकाल खड़े कर दिए। तो रिलेटिवली वहां पर जो लोग हैं एमएलए वो गरीब कृषक हैं जिनकी रिपोर्टेशन अच्छी है, उसको तोड़ पाना कितना मुश्किल है ये तो अभी बीजेपी को समझ आया होगा। परंतु कुछ कहा नहीं सकता, जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। टारगेट पंजाब है, ये क्लियर है इसके अंदर कि अगले साल 227 का इलेक्शन होगा, वहां पर वो राष्ट्रपति होगा, कटारिया साहब उसको चलाएंगे जो राजस्थान से बीजेपी संघ के कार्यकर्ता हैं, या मान तब तक रहेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु चावला साहब, जाने-माने संपादक देश के हमारे साथ थे और उन्होंने पंजाब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पूरे देश पर वो वैसे नज़र रखते हैं। लेकिन उनका मुझे लग रहा है कि जो आकलन है, वो आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, पंजाब में चुनावी साल शुरू हो रखा है और जो दिल्ली से जो उथल-पुथल दिल्ली में हुई है, राज्यसभा में जो पार्टी टूटी है, आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े हुए हैं, उसका असर उनको लगता है कि सीधा-सीधा पंजाब में पड़ेगा और देश की आने वाली राजनीति पर पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु चावला साहब, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। राव फोटो भेज दो फटाफट मेरे को। जी, 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 भेजता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर।